तो चलिए गाइस, अब देखते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ से ऑप्शंस की, यानी आपको ऑप्शंस किस हिसाब से मिलेंगे। तो सामने आपको पहली स्लाइड पर आपको दिखाई पड़ रहा है ऑप्शंस लिखे हुए, लिखा हुआ है कि इफ ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ये कब देना है कि आपको मान लीजिए एक स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है, एक स्टेटमेंट गिवन था, एक यहाँ पर पहला और ये दूसरा, दो आर्ग्यूमेंट दिए गए। अगर सिर्फ और सिर्फ पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो हमने कौन सा ऑप्शन देना है, पहला। केवल अगर यहाँ मान लीजिए पहला ऑप्शन जो है यानी पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, केवल दूसरा स्ट्रॉन्ग है, तो हम दे देंगे दूसरा ऑप्शन पे क्लिक, यानी कि ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। अगर मान लीजिए ऐसा है कि आइदर फर्स्ट और सेकंड यानी दोनों में से कोई एक ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, या तो पहला या तो दूसरा, तो फिर उस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हमें मिलता है तो फिर हम उस पर टिक करेंगे। अगर दोनों में से एक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना पहला ना दूसरा, तो आ जाएगा चौथा ऑप्शन। और अगर मान लीजिए यहां पर है इफ बोथ आर्ग्यूमेंट आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि अगर मान लीजिए सारे के सारे यानी कि दोनों के दोनों ही जो आर्ग्यूमेंट हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तब हम उस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन नंबर 5 यहां से मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये सबसे पहले हमें यहां पर ऑप्शंस देखने थे। अब इन ऑप्शंस के बाद देखिए, अगर मैं बात करूं यहां से, यही चीज मैं आपको यहां हिंदी में भी दिख रही होगी। ठीक है, यहां से अब हम बात करते हैं आगे पहले क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुड इंडिया एनकरेज एक्सपोर्ट्स व्हेन मोस्ट थिंग्स आर इनसफिशिएंट फॉर इट्स इंटरनल यूज इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब ये है कि क्या भारत निर्यात को बढ़ावा दे जबकि हमें ये बात मालूम है कि अधिकतर चीजें अपने इस्तेमाल के लिए ही क्या हैं, इनसफिशिएंट हैं, अपर्याप्त हैं। ठीक है, अब पहला आर्गुमेंट यहां से क्या कहता है कि यस वी हैव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू पे फॉर आवर इंपोर्ट्स। यानी हमें जो है अपने फॉरेन एक्सचेंज के लिए पे करना है, ठीक है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो इसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है। इंपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट को अगर हमें आयात के लिए पे करना है तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो इसके लिए हमें जो है आयात को यानी यहाँ से निर्यात को जो है बढ़ावा देना चाहिए, एक्सपोर्ट्स को एनकरेज किया जाना चाहिए। तो पहला कह रहा है यस ऐसा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। रीज़न कि अगर इवन सेलेक्टिव एनकरेजमेंट वुड लीड टू शॉर्टेज, यानी कि अगर आप बहुत सेलेक्टिव एनकरेजमेंट भी करते हैं, बहुत कम चीज़ों का भी करते हैं, तो उससे भी शॉर्टेज हो जाएगी। तो अब यहाँ से ये हमें आर्ग्यूमेंट दिए गए, यही आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप हैं कंफर्टेबल वहीं से आप इसको पढ़िए, समझिएगा। फिलहाल स्टेटमेंट क्या कहता है वो हम जरा समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे आर्ग्यूमेंट्स की। तो पहला यहाँ से स्टेटमेंट यानी सबसे पहले एक देखते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि जब ज़्यादातर चीज़ें हमारे अपनी इस्तेमाल के अपनी खपत के लिए ही कम हैं, तो क्या ऐसे में भारत को निर्यात की जो है बढ़ावा देना चाहिए। तो पहला आर्गुमेंट क्या कह रहा है, यस ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपने इंपोर्ट्स के लिए, भाई जब चीज़ें कम हैं, जब हमारे लिए ही चीज़ें कम हैं तो हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, और जब इंपोर्ट करनी है तो उनके लिए हमें फॉरेन रिजर्व चाहिए, नहीं तो हमारी करेंसी बहुत नीचे जाएगी। ठीक है, तो पहला जो है बिल्कुल लॉजिकली पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है, बिल्कुल टू द फैक्ट बात कर रहा है। तो पहला जो आर्गुमेंट है वो बिल्कुल यहाँ से क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि नहीं सेलेक्टिव एनकरेजमेंट से भी जो है शॉर्टेज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले कि एक्सपोर्ट किसका होता है। मान लीजिए हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, सपोज मैंने कहा ए बी और सी मान लीजिए, ठीक है, और तीनों ही हमें 100 मीट्रिक टन चाहिए, यानी 100 मीट्रिक टन की ज़रूरत है तीनों की ही। मान लीजिए ये हमारे पास 80 है, ये हमारे पास 90 है, और ये है हमारे पास 130 मीट्रिक टन, सपोज ऐसा है। ठीक है, ए कितना 100 मीट्रिक टन चाहिए था, 80 है, बी कितना 100 मीट्रिक टन चाहिए था, 90 है, जबकि सी चाहिए था 100 मीट्रिक टन और अपने पास है कितना 130। तो आप देख सकते हो कि भाई केवल एक चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास सरप्लस मौजूद है और बाकी 2 चीज़ में हम शॉर्टेज कर रहे हैं। अब हम ये देखें कि भाई कुछ चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेज में ही हैं, तो इसलिए एक्सपोर्ट मत करो आप सी का भी। तो ये तो कोई कहीं से मतलब लॉजिकली फिट ही नहीं बैठ रहा, कोई भी बेनिफिशियल है ही नहीं ये। क्यों? क्योंकि इससे तो क्या होगा, ये ना तो 80 पूरे होंगे अपने, अपना तो 90, ये जो 30 जो एडिशनल है ये पड़ा हुआ ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो यहाँ से हमें चाहिए कि हम यहाँ से जो ये 30 मीट्रिक टन जो हमारे पास चीज़ एडिशनल है वो उसको हम बेचें, उससे हम क्या करें, फॉरेन रिजर्व अर्न करें, और जो इनमें कमी है, जितने भी ज़्यादा कम जो भी हमें जितना भी पैसा चाहिए उसमें यहाँ से कंट्रीब्यूट करें। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट केवल उसी चीज़ का किया जाता है जो सरप्लस क्वांटिटी में, जो एक्सेस क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद होती है, ना कि उस चीज़ का जो पहले से ही कम है। तो मान लीजिए अगर 100 में से 90 चीज़ें कम हैं, 90 कमोडिटीज़ में हम जो है लैक करते हैं, वो हमारे लिए भी सफिशिएंट नहीं है, बट 10 ऐसी हैं
जो हमारे पास मोर देन हमारे नीड है, मोर देन सफिशिएंट है, तो हम उनको एक्सपोर्ट करके कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंपोर्ट्स के लिए। तो इसलिए सेलेक्टिव एनकरेजमेंट से कभी भी शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहां से जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो गया, वीक आर्ग्यूमेंट। तो यहां से आंसर क्या आएगा हमारा, ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो चलिए यहां से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर हमसे क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि शुड ऑल द ड्रग्स पेटेंटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज be first tried out on the sample basis before giving license for sale to general public in India। ठीक है, अब इसी को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है यहाँ से कि क्या वो सभी दवाइयाँ, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चर की गई हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मैन्युफैक्चर की गई हैं और पेटेंट की गई हैं, बनाई गई वहीं पर उनके जो है लैब टेस्ट किया गया, जांचा गया उन्हें, कहाँ, पश्चिमी देशों में, तो उन सभी दवाइयों को भारत में आम पब्लिक के लिए बिक्री के लिए जो है छूट देने के लिए या बिक्री के लिए खुला कर देने के से पहले क्या उनकी जो है सैंपल बेसिस पर जांच होनी चाहिए, ये हमसे स्टेटमेंट कह रहा है। आर्ग्यूमेंट क्या कहता है पहला कि यस मेनी सच ड्रग्स रिक्वायर डिफरेंट डोजेज एंड ड्यूरेशन फॉर इंडियन पॉपुलेशन हैंस इट इज़ नेसेसरी। यानी कहने का मतलब ये है कि हाँ ऐसी जो दवाइयाँ हैं उनको अलग अलग डोज और ड्यूरेशन की ज़रूरत होती है भारतीय जनता के हिसाब से, तो उनको जो है न ये ज़रूरी है कि उनको पहले टेस्ट किया जाए, उसके बाद आम जनता को बिक्री के लिए दिया जाए। तो बात बिल्कुल सही है भाई। मान लीजिए सपोज़ कोई दवाई बनती है स्विट्ज़रलैंड में, कनाडा में या दूसरे किसी ऐसे कंट्री में जहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, वहाँ पर मान लीजिए कोई दवाई बनी और उसका केमिकल फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि उसको ठंडा रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसा आपने देखा भी होगा कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस, ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिनको रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर किया जाता है। रीज़न ये कि उनका केमिकल फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि अगर उन्हें हीट में रखा गया तो क्या होगा, फिर वो जो है उनका रिएक्शन कुछ और हो सकता है, वो खराब हो सकती हैं, एक तरीके से वो इंसान को और ज़्यादा फिर हानि पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए उनको कूल प्लेस में हमें स्टोर करना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, सपोज़ वो दवाई स्विट्ज़रलैंड में बनी जहाँ ऑलरेडी बर्फ़ की चादर से पूरा देश ढका हुआ है, ऐसे में वो जो है दवाई बनती है, लोगों तक बिक्री के लिए जारी है, लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, खुले में ही अपने घर में रख दे रहे हैं, तो क्या वो कभी ख़राब होगी? नहीं। रीज़न क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतनी सर्दी है, ऑलरेडी वहाँ इतनी ठंड है कि उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए उसी दवाई को, जिसको कि वहाँ 3, 4 या 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की ज़रूरत थी, उसी दवाई को इंडिया में ले जाया जाता है जहाँ पर गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 48 और 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो क्या वो दवाई सेम रिएक्ट करेगी जो वो उस कंट्री में करने वाली थी? तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमें कब उसको क्या करना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। तो ये पता कैसे चलेगा? जब हमने उसको टेस्ट किया हो पहले। तो इसलिए यस इट इज़ नेसेसरी। और ऐसे देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ये तो बस मैंने एक एग्जांपल रखा आपके सामने, बहुत सिंपल सा। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनको पहले टेस्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाना चाहिए। तो इसलिए पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है कि यस आम पब्लिक से पहले इसको सैंपल बेसिस पर, इसको टेस्टिंग बेसिस पर टेस्ट होना चाहिए। दूसरा क्या करें? नो दिस इज नॉट जस्ट फीजिबल हैंस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। यानी कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। भाई बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि जो मान लीजिए दवाई इंडिया में बनती है या दूसरे देश में बनती है, उसको भी तो पहले किसी ना किसी पर सिर्फ और सिर्फ सैंपल बेसिस पर टेस्ट किया जाता है। यस और नो? तो क्लियरली हमें समझ में आएगा कि यस, ठीक है, क्योंकि ऐसी दवाइयाँ, जब भी कोई भी दवाई बनती है तो पहले उसको सैंपल बेसिस पर टेस्टिंग मोड पर रखा जाता है, उसके बाद वो जनरल पब्लिक तक पहुँचती है। तो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो पहले हम उसका भी सैंपल बेसिस टेस्टिंग पर रखें और उसके बाद उसको आप आगे जो है यहाँ से बिक्री की परमिशन दें। तो ये यहाँ से जो है सेकंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फर्स्ट वन स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और यहाँ से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। तो आइए मूव करते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शुड इंडिया मेक एफर्ट्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। यानी क्या भारत को एफर्ट्स करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि सोलर एनर्जी जो है पैदा की जाए अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। पहला आर्ग्यूमेंट कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जितने भी ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में जितने भी ऊर्जा के स्रोत मौजूद हैं वो सभी एग्जॉस्टेबल हैं, एक ना एक दिन खत्म होने वाले हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं, हार्नेसिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल विच इंडिया लैक्स इन। यानी इतना नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यानी कि सोलर एनर्जी बनाने के लिए, सोलर एनर्जी प्राप्त करने के लिए बड़ी कैपिटल की ज़रूरत है जो कि भारत के पास नहीं है। देखिए पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, वहाँ उसको पहले यहाँ पर ज़रा डिटेल में जाते हैं।
अगर आप मान लीजिए बिजली की बात कर रहे हैं, दूसरे कोई भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि सारी चीज़ें एग्जॉस्टेबल हैं, चाहे आप उसे किससे बना रहे हैं, आप चाहे बिजली की बात करें, चाहे कोयले की बात करें, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, या बायो, या फिर मान लीजिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, कोई भी, सारी चीज़ें कैसी हैं, एक न एक दिन खत्म हो जाएंगी, एग्जॉस्टेबल हैं। तो यस, इसलिए नेसेसरी है कि हम इनका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढें, ताकि इन्हें भी लंबे समय तक बचा के रखा जा सके, और फिर भी अगर ये एक दिन खत्म हो जाएं तो अपने पास इनका सब्स्टिट्यूट मौजूद हो। तो इसलिए पहला तो यहाँ से सीधा सीधा हमें आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोलर एनर्जी प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ऐसा है नहीं कि सोलर एनर्जी जो पावर प्लांट्स हैं या प्रोजेक्ट है वो बिजली के या पेट्रोल के प्लांट से महंगे में लगता हो, पहली बात तो ऐसी नहीं है। दूसरी चीज़, इसके लिए कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, जो कि बाकी सबके लिए चाहिए, ठीक है, तो रॉ मटेरियल नहीं चाहिए तो खर्चा और भी कम हुआ। और तीसरी चीज़, ऐसा किसने कह दिया कि इंडिया के पास फंड्स नहीं है? ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ऐसा मान रहे तो ये हमारा अपना परसेप्शन है, और मैंने आपको बताया था कि परसेप्शन को हम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं मानते। तो आंसर यहाँ से भी क्या रहेगा? ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या कहता है? शुड देयर बी स्टूडेंट यूनियन इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में क्या छात्र संघ होने चाहिए? तो पहला आर्ग्यूमेंट कहता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है, राजनीतिक वातावरण पैदा कर देगा कैंपस के अंदर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बात बिल्कुल सही है भाई। मान लीजिए जब दो गुट आपस में चुनाव के लिए लड़ेंगे तो कुछ इस पार्टी के साथ जाएंगे, कुछ इस पार्टी के साथ जाएंगे, तो वहाँ पर एक चुनावी माहौल तैयार हो जाएगा, चुनावी माहौल पैदा हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ये भी बिल्कुल सही कहता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। तो ए जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ। दूसरा क्या कह रहा है कि यस इट इज़ वेरी नेसेसरी, स्टूडेंट्स आर फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स। तो यस, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अपने देश का, अपने जो है जिले का, अपने प्रदेश का कोई भी कद्दावर नेता, कोई भी बड़ा नेता अगर आप देखेंगे तो उन सभी की राजनीति मैक्सिमम लोगों की कहाँ? स्टूडेंट यूनियन से, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर वो आज इन चीज़ों में इंडल्ज नहीं रहेंगे तो आगे जाकर के कैसे फिर हमें लीडर्स मिलेंगे। तो ये भी बात अपनी जगह सही है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, यानी यहाँ से दोनों ही बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? शुड इंडिया गिव अवे कश्मीर टू पाकिस्तान, यानी क्या भारत कश्मीर पाकिस्तान को दे दे? तो यहाँ से देखिए पहला आर्गुमेंट क्या कह रहा है कि नो, कश्मीर इज़ ए ब्यूटीफुल स्टेट। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीज़न दिया है कि कश्मीर एक बहुत ही सुंदर स्टेट है, बहुत ही एक सुंदर राज्य है, और ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में। तो बात बिल्कुल सही है, सच्ची है। रीज़न, क्योंकि बहुत सारा फॉरनर, बहुत सारे जो हैं पर्यटक, ट्रैवलर्स वहाँ पर आते हैं सैलानी घूमने, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है विदेशी जो करेंसी है, विदेशी जो मुद्रा है, उसका भंडार बढ़ता है। तो ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, यहाँ से इस प्रोस्पेक्ट में ये बिल्कुल जो है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनता है। दूसरा क्या कह रहा है? हाँ, ऐसा कर देना चाहिए, दिस वुड हेल्प टू सेटल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मान रहे हैं तो ये हमारी अपनी विचारधारा है कि हाँ इससे ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि अगर हमने कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया तो कल को वो दिल्ली की डिमांड ना करे, या फिर मान लीजिए चाइना अरुणाचल प्रदेश ना मांगे, या फिर मान लीजिए मैं कहने लगूँ कि जो नेपाल है क्या वो उत्तराखंड को नहीं मांगेगा? ठीक है, या फिर वो जो है इधर जो है यूपी का कोई हिस्सा नहीं मांगेगा? ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमने अपनी विचारधारा बनाई, अपना परसेप्शन कि अच्छा ठीक है कोई किसी के लिए लड़ रहा है तो ठीक है उसको ये चीज़ दे दो। उदारवादी होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई आपसे आपका हिस्सा, आपका हक छीन कर ले जाए। तो इसलिए ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा परसेप्शन था। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या आएगा? ओनली फर्स्ट। ठीक है, ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। तो मूव करते हैं यहाँ से एक और क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है यहाँ पर। तो अगला स्टेटमेंट कहता है कि शुड लग्जरी होटल्स बी बैन इन इंडिया, यानी जो लग्जरी होटल्स हैं क्या उनको बैन किया जाना चाहिए इंडिया में? तो पहला आर्ग्यूमेंट कहता है कि हाँ, ये वो प्लेसेस हैं, दे आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर इंटरनेशनल क्रिमिनल्स ऑपरेट। ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पर इंटरनेशनल जो क्रिमिनल्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो अपराधी हैं, वो यहाँ से अपने जो है कामों को अंजाम देते हैं, अपने जो बिजनेस है, जो अपना धंधा है, जो काले कारनामे हैं उनको यहाँ से जो है बैठ करके ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब देखिए ऐसा तो कोई नहीं है कि सिर्फ वो यहीं से करते हैं, उनके लिए अपने घर हो सकते हैं, फार्म हाउस हो सकते हैं, रिजॉर्ट्स हो सकते हैं, या दूसरी कोई भी चीज़ हो सकती है, कहीं भी वो छिप कर रह रहे हो सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल यहाँ से हमने क्या अपनी, ये मेरी निजी विचारधारा है, अगर मैं ऐसा कहता हूँ मीन्स मेरा ये अपना ओन परसेप्शन है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड क्या कह रहा है? नो एफ्लुएंट फॉरेन टूरिस्ट विल हैव नो प्लेस टू स्टे, यानी कि वो फॉरेन टूरिस्ट जो कि सक्षम हैं,
ठीक है, जिनके पास पैसा है और प्रभावी लोग हैं, सपोज दूसरे किसी देश की सेलिब्रिटीज़ आती हैं, मान लीजिए दूसरे देश से पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं या दूसरे कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी बड़े टाइकून्स आते हैं, ठीक है, प्रभावशाली लोग आते हैं, तो वो कहाँ रहेंगे अगर 5 स्टार्स और लग्जरी होटल्स नहीं होंगे तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जो आंसर है वो क्या बनना चाहिए, ओनली सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आइए चलिए मूव करते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ से देखिए अगला आर्गुमेंट क्या कहता है, शुड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बी प्रैक्टिस्ड, यानी जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है क्या उसको प्रैक्टिस में लाया जाना चाहिए, क्या उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरी है कि हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जाने कि ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो क्या होती है। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे सीमांतरी कृषि। इसका मतलब क्या होता है कि कई सारे ऐसे राज्य या कई सारे ऐसे इलाके जहाँ पर लोग कम हैं, ज़मीनें ज़्यादा हैं, जैसे जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, ज़्यादातर ये उन्हीं इलाकों में की जाती है। ठीक है, या आदिवासी लोग रहते हैं या पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर ज़मीनें ज़्यादा हैं लेकिन बहुत दूर दूर तक रहने वाले इंसान नहीं, तो वो क्या करते हैं अपनी ज़मीनें यानी कि खेती करने के लिए कि जहाँ पर उन्हें लगता है कि भाई हम यहाँ रह सकते हैं, यहाँ कंडीशंस जो है हमारे स्टेबल हैं और हम यहाँ पर जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं, भले ही चाहे कुछ ही समय के लिए, तो वो क्या करते हैं जंगल को आग लगा देते हैं। ठीक है, जंगल को आग लगाने से क्या होता है कि वहाँ के जो पेड़ पौधे, जो झाड़ी, जो वहाँ पर घास फूस होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो जल जाती है और उससे क्या होता है कि उन्हें एक मैदान, खाली मैदान प्राप्त हो जाता है जिसमें वो अपनी खेती कर लेते हैं। अब मान लीजिए फिर वो इसके बाद क्या करते हैं, अब वो सपोज़ वहाँ पर 1 साल 6 महीने 8 महीने या 1.5 साल या 2 साल वहाँ पर रहते हैं कुछ जो है सीमित समय के लिए। अब सपोज़ वहाँ से उन्हें जो है मूव करना है किसी दूसरे स्थान पर, मौसम के परिवर्तन की वजह से या अपनी ज़रूरतें की वजह से, किसी भी वजह से, तो वहाँ से वो जो है एक तरीके से शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे किसी इलाके में और वहाँ पर भी जाकर यही चीज़ें वो करते हैं। तो ये उनका खेती करने का तरीका है। तो यहाँ से आप ये समझिए कि ये जो चीज़ है मीन्स कहने का है कि कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल कंडीशंस को भी डिसबैलेंस करती है और इसमें जो है फालतू की चीज़ें भी ज़्यादा हैं कि भाई हमने पेड़ पौधों को ही जला दिया तो इससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान है और ऊपर से एक ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो यानी कहीं से भी एक बुद्धिमत्ता का जो है निर्णय नहीं है कि हम इस खेती को करें, इसको हम आगे बढ़ाएं, इसको जो हम आगे कंसीडर करें। उन लोगों के साथ हो सकता है मजबूरी, लेकिन बाकी दूसरे हिस्सों में इसको नहीं अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए पहला क्या कहता है कि नो इट इज़ अ वेस्टफुल प्रैक्टिस। वेस्टफुल प्रैक्टिस का मतलब है ऐसी कि जो बेकार प्रैक्टिस है, तो इसलिए इसको रोक दिया जाना चाहिए। तो यस, बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, यस मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग आर टू एक्सपेंसिव, यानी इसको किया जाना चाहिए क्योंकि आधुनिक जो तरीके हैं खेती के वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन की जुताई बुवाई करने के लिए तो आपको खर्चा चाहिए। ज़मीन तो आपकी एटलीस्ट वही है ना, बार बार आपको ज़मीन नहीं लेनी है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ से सेकंड भी जो है, यहाँ सेकंड स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं बनेगा। कौन सा आर्गूमेंट यहाँ से केवल स्ट्रॉन्ग होगा, ओनली फर्स्ट। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या कहता है, शुड आवर कंट्री एक्सटेंड जनरस बिहेवियर एंड गुडविल टू आवर एरिंग एंड नेगिंग नेबर्स, यानी हमारा जो देश है अपने जो नेबर्स हैं, जो अपने जो पड़ोसी हैं, उनके साथ जो है उदारता और दया भाव के साथ, यानी गुडविल नेचर के साथ जो है उनके साथ जनरस नेचर के साथ पेश आए, जबकि वो लोग हमें जो है परेशान कर रहे हैं, वो लोग ऐसे देश हैं जो कि थोड़ा सा जो है हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट कहता है। तो पहला क्या कहता है कि हाँ, दया भाव का फल हमेशा अच्छा होता है, और दूसरा क्या कहता है कि नो और जनरस बिहेवियर एंड गुड विल बी कंसिडर एज अ वीकनेस। तो देखिए पहला पॉइंट भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग है और दूसरा भी। क्यों? क्योंकि देखिए अहिंसा से अगर आप चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन बाद, 1 साल 2 साल, लंबे समय लग सकता है, लेकिन उसका जो फल है, जो उसका रिजल्ट है वो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ से पहला भी बिल्कुल सही है, यानी स्ट्रॉन्ग बनता है। और दूसरा ये भी बात सही है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीज़न ये है कि हमारा जो जेनरस बिहेवियर है, जो गुडविल है हमारी, वो हमें हमारी कमज़ोरी समझ लेंगे कि ये लोग कुछ कह ही नहीं रहे तो ये तो कमज़ोर हैं। तो ये भी बात सही है। तो इसलिए हर वक्त उदार होना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ से बात दोनों ही ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए यहाँ से, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए हम आंसर देंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 5। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि इस पेन माइटियर देन ए स्वॉर्ड, यानी कि क्या एक कलम एक तलवार से ज़्यादा मजबूत है, तो या ज़्यादा शक्तिशाली है। तो यानी एक फिलोसफिकल जो है स्टेटमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट कहता है यस,
राइटर्स इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ द पीपल। यस, बात बिल्कुल सही है कि अगर मान लीजिए मैं कुछ लिखता हूँ, आप उसे पढ़ते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, उसको इफेक्ट करूँगा, उस पर इम्पैक्ट डालूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी मैंने लिखा होगा। तो हम तलवार के बिना यानी सिर्फ कलम से लोगों की सोच बदल सकते हैं, और अगर लोगों की सोच बदल गई तो फिर हम जैसा चाहते हैं वैसे लोग बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से ये जो आर्ग्यूमेंट है पहला, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्कुल यहाँ से शक्तिशाली आर्ग्यूमेंट बनेगा। दूसरा क्या कहता है, नो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल फोर्स वन कैन कंकर ऑल, यानी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पेन जो है ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा मजबूत है स्वॉर्ड के मुकाबले। तो वो कह रहा है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिजिकल फोर्स से, अगर आप मैं बात करूं यहाँ से भौतिक बल के सहारे आप जो है सभी को जीत सकते हैं। देखिए ऐसा भी नहीं है, सभी को नहीं जीत सकते। तो यहाँ से सेकंड जो आर्गुमेंट है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, केवल पहला आर्गुमेंट जो है वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो चलिए कर यहाँ से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमसे कि शुड द पॉलिटिकल पार्टीज भी बैन, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं क्या उन्हें बैन कर देना चाहिए, क्या उनको रोक देना चाहिए, बंद कर दिया जाए। तो पहला आर्गुमेंट कहता है यस इट इज़ नेसेसरी टू टीच अ लेसन टू द पॉलिटिशियंस, यानी एक लेसन सिखाने के लिए, एक सबक सिखाने के लिए पॉलिटिशियंस को, राजनीतिज्ञों को ये ज़रूरी है। भाई ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलत इसलिए कि हो सकता है कि कुछ पॉलिटिशियंस बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उनकी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और आपने सभी को बंद कर दिया उठा करके। कोई क्राइटेरिया नहीं आपने सेट किया, कोई पैरामीटर्स आपने नहीं रखे, बस सीधा कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी बैन। तो मतलब अब जो लोग अच्छा काम कर रहे थे उनको भी तो सज़ा मिल गई एक तरीके से। तो यानी यहाँ से जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, सुपर फ्लॉज बना दिया, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लिया, बड़ा चढ़ा करके दिखाया कि सोचा कि हाँ जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी लीडर्स हैं, सब बेईमानी करते हैं, तो उठा करके ये पार्टीज बंद कर दो। तो इसलिए यहाँ से पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। दूसरा क्या कहता है, नो ऐसा नहीं होना चाहिए, इट विल लीड टू एंड एन डेमोक्रेसी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के जो है अंत की तरफ इशारा होगा। ठीक है, अंत को जो है बढ़ावा देगा। देखिए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर दो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या मैं कहूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं होती, दो दल होते हैं, सिर्फ एक सत्ता में होता है और एक विपक्ष में। ठीक है, एक रूलिंग पार्टी होती है और एक ऑपोजिशन। बहुत सारे ऐसे और खासकर ऐसे डेवलप्ड जितने भी कंट्रीज़ हैं सभी में जनरली यही होता है। तो वहाँ पर ऐसे 10, 20, 50 जो है लोकल पॉलिटिशियन या लोकल जो है पार्टीज़ नहीं होती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना जो है डेमोक्रेसी नहीं होगी। और जहाँ पर मोनोपोली होनी है वहाँ पर ऐसे कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मोनोपोली होती है, और भले ही चाहे वहाँ पर जो लीडर्स हैं यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भले ही मौजूद हों। ठीक है, तो उनको दबा दिया जाता है, उनको कुचल दिया जाता है। तो ये यहाँ से सेकंड भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, ना ही पहला और ना ही दूसरा। सो आई होप यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई।